वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की। देखिए 24 और 25 अक्टूबर के जो भी करंट के क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी क्वेश्चन आज इस क्लास में हम करेंगे। ओके, तो बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है विद स्टैटिक पॉइंट, सबको नोट करते हुए चलना है आपको। किसी भी एक क्वेश्चन को ऐसा नहीं मानना कि हमने ये कर लिया है, इसका ये स्टैटिक पॉइंट हमारा हो चुका है तो इसको हम छोड़ दें। नहीं, स्टैटिक पॉइंट तो बेटा आपके वही रहेंगे किसी राज्य के या किसी देश के, ठीक है, वो भी आपको साथ साथ में सुनना है और नोट करना है। ओके, अगर आपको याद हो गया है तो बार बार उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो करंट के क्वेश्चन हैं वो जरूर आपको नोट करने हैं सभी। बहुत अच्छा सेशन हमारा होता है क्योंकि काफी स्टैटिक पॉइंट हम उसमें करते हैं। हम उस क्षेत्र के टेम्पल्स हैं, उसकी रिवर्स हैं, उसकी माउंटेन्स हैं, उसकी माउंटेन पीक्स हैं, है ना, उसकी हम ट्राइबल एरिया हैं, उसके जो भी इकोनॉमिकली या फिर जो भी उसके रिलीजियस से संबंधित जो भी कुछ स्टैटिक पॉइंट होते हैं, सारी चीजें हम उसमें करते हैं। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स को आपको नोट करते हुए चलना है बेटा। ओके, तो बेटा सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा ड्राफ्ट किस समिति को सौंपा जाएगा? अभी बेटा ये प्लानिंग चल रही है कि वन नेशन और वन इलेक्शन पर काम करना चाहिए, तो ये ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया और ये कौन सी समिति को सौंपा जाएगा? रामनाथ कोविंद समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति या लोक सेवा समिति। समिति बोले तो अपनी कमेटी होती बेटा, कमेटी बोलते हैं समिति को इंग्लिश में। ओके, तो बेटा जैसा कि यहां पर आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो श्री रामनाथ कोविंद हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति, तो इनके नाम से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी, उन्होंने एक कमेटी तैयार की थी, श्री रामनाथ कोविंद समिति, है ना, रामनाथ कोविंद कमेटी भी आप इसको कह सकते हैं। इस कमेटी में हेड कौन है? इसके हेड श्री रामनाथ कोविंद हैं, ये तो है हेड। बाकी सदस्य कौन है, मेंबर्स कौन है इस कमेटी में? तो मैं बाकी मेंबर के बारे में आपको बात बताऊं तो बेटा ये हैं इसमें अमित शाह और लोकसभा के जो दूसरे अपोजिशन जो पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी के भी इसमें हेड है अधीर रंजन चौधरी, वो भी इसके अंदर है। इसके अंदर इस कमेटी में और सदस्य कौन है बेटा? गुलाम नबी आजाद, ये भी इसके अंदर है ना। इसके अंदर और कौन है? NK सिंह, कमेटी के सदस्य मैं आपको बता रहा हूं बेटा, NK सिंह, है ना। और कौन है? हरीश साल्वे, ये भी इसके सदस्य हैं। और कौन है? संजय कोठारी, इस समिति में ये सदस्य हैं बेटा। हेड कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, इसके हेड हैं इस समिति में, और इसके सदस्य हैं अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, हरीश साल्वे और संजय कोठारी, ये इसके सदस्य हैं। हेड हैं श्री रामनाथ कोविंद। बेटा इसमें काम क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन। देखो इससे हमारे देश का करोड़ों रुपया बचेगा बेटा। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा बहुत सारे सुधार जो किए गए हैं हमारे देश में, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुधार, एक अच्छा काम यही होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन काम कर दिया जाए। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट बन के तैयार है और ये रामनाथ कोविंद समिति को सौंपा जाने की संभावना है पूरी, है ना। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है जब भी हमारे देश में बेटा लोकसभा का जब चुनाव हो तभी राज्यों के विधान सभा के चुनाव हो, है ना। अभी नहीं तो कभी किसी राज्य में चुनाव चल रहा है, कभी किसी राज्य में चुनाव चल रहा होता है, तो इससे इतनी पारदर्शिता नहीं होती, है ना, और उसमें खर्चा भी ज्यादा आता है। तो एक ही समय में एक ही साथ सभी राज्यों के विधानसभाओं के इलेक्शन भी हो जाएं और लोकसभा के इलेक्शन भी हो जाएं, जिससे काफी खर्चा बचेगा, क्योंकि राज्यों के अंदर जो सीएम जो बनता है वो विधानसभाओं में जिसका बहुमत होता है उसी राज्य का वो सीएम होता है।
तो इससे एक ही चुनाव में सीएम भी बन जाएंगे राज्यों में, और उसी चुनाव के अंतर्गत लोकसभा में भी जो विजेता पार्टी होगी उसका प्रधानमंत्री भी उसी चुनाव से नियुक्त हो सकेगा, है ना। अलग अलग चुनाव नहीं करे जाएंगे, जिससे करोड़ों रुपए भारत के बचेंगे, है ना। ये है इस कमेटी के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा ड्राफ्ट अभी तैयार हो गया, जो कि रामनाथ कोविंद समिति को सौंपा जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चलो बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिशन सिंह बेदी किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? देखो जैसा कि आप पिक्चर में दिख रहे हैं, ये क्रिकेटर हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा, ये है क्रिकेटर। ओके, और बहुत ही महान क्रिकेटर हैं बेटा, ये स्पिनर थे, है ना। ये धीमे गति से बॉल करते थे, स्पिन बॉल करते थे बिल्कुल। और ये क्रिकेट कब खेले? देखो वैसे तो मैं आपको बताऊं, इनका जन्म 1940 में हुआ था और इनका देहांत अभी हुआ 2023 में, तो ये इनका लाइफ टाइम था, है ना। अब मैं आपको बताऊं बेटा, ये कुल टोटल 67 जो है मैच खेले हैं, 67 मैच इन्होंने खेले हैं, जिसमें 266 विकेट इन्होंने लिए हैं, है ना। इतने मैचों में 67 मैचों में 266 विकेट इन्होंने लिए हैं। काफी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा था, है ना। ये कब से कब तक भारत के लिए खेले बेटा? इनका जो टाइमिंग था भारत के लिए 1966 से लेकर 1979 तक ये खेले। 1966 टू 1977 तक इन्होंने क्रिकेट खेला है, टेस्ट मैच खेले हैं अपने भारत के लिए, है ना। ये स्पिन बॉल करते थे और इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है इनकी बेटी नेहा बेदी ने। इनकी बेटी नेहा बेदी की एक पुस्तक है ना, सरदार ऑफ स्पिन, सरदार ऑफ स्पिन। ये इनकी बेटी ने पुस्तक लिखी है इनके लिए, सरदार ऑफ स्पिन। अभी 23 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है ना। जन्म 1946 में हुआ, देहांत अभी हुआ 2023 में 23 अक्टूबर को। 67 मैच खेले, 266 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। कब से कब तक खेले? 1966 से 1979 तक इन्होंने भारत के लिए मैच खेला है। इनकी बेटी है नेहा बेदी, जिनकी एक पुस्तक आई है सरदार ऑफ स्पिन। ओके, ये इसके बारे में पॉइंट्स हैं बेटा काफी अच्छे। चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मंडला गांव किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में, कौन से राज्य में बेटा मंडला गांव, जिसे हाल ही में UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल कर लिया गया है। मैंने जैसा कि बेटा पिछली क्लास में भी बताया था, गुजरात का कच्छ का एक दोहर्ड गांव था जिसको अभी UNWTO में शामिल किया गया था। अभी हाल ही में मंडला गांव को भी UNWTO की लिस्ट में शामिल किया गया है ना। ये मंडला गांव कौन से राज्य का बेटा? ये है मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश का पन्ना का एक गांव है। कौन सी जगह? पन्ना। ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है ना। कौन सा? मंडला। ये मंडला गांव है। ओके, UNWTO, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात बताऊं आपको। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, है ना। 1946 में हुई थी। भारत इसका सदस्य बना 1975 में। ओके, अभी इसके टोटल सदस्य देश हैं 156 देश इसके अंदर हैं अभी, है ना। इनका हेड ऑफिस किधर है? इनका हेड ऑफिस है बेटा मैड्रिड। किधर है? मैड्रिड, स्पेन में। इनका हेड ऑफिस है मैड्रिड, स्पेन में। ओके, ये इनका हेड ऑफिस है मैड्रिड, स्पेन। कितने देश हैं बेटा UNWTO में? 156 कंट्री हैं। भारत इसका सदस्य कब बना? 1975 में बना है। ये कब स्थापित हुआ था? 1946 में ये बन गया था। ओके, ये है UNWTO, यूनाइटेड नेशन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बात समझ में आ गई। और सुनिए, मध्य प्रदेश का पंडला डिस्ट्रिक्ट है, पन्ना है, पन्ना के अंदर ये गांव है मंडला।
ओके, ये सर्वश्रेष्ठ मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको पन्ना के बारे में बात बताऊं। जो पन्ना आप जगह देख रहे हो ना बेटा, यहां से भारत में निकलता है हीरा। किसके लिए फेमस है? ये डायमंड के लिए भाई, है ना। भारत में अभी डायमंड इकलौते पन्ना शहर से, पन्ना डिस्ट्रिक्ट से, पन्ना क्षेत्र से निकलता, मध्य प्रदेश से। उससे पहले बेटा गोलकोंडा से निकलता था, लेकिन अभी बंद हो गया। अभी हीरा सिर्फ और सिर्फ आपको पन्ना में मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। तो ये बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सब आपको नोट करते हुए चलना है। मध्य प्रदेश के बारे में मैं काफी चीजें आपको लिखवा चुका हूं पहले भी। इसको बोलते हैं टाइगर स्टेट। क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश को? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट इसको हम बोलते हैं, है ना, टाइगर स्टेट। ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट इसमें आया था 1973 में। क्या? टाइगर प्रोजेक्ट। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क इसी के अंदर है। सबसे ज्यादा टाइगर भारत में वो मध्य प्रदेश के अंदर हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में। टाइगर प्रोजेक्ट इन 1973 में। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को बोलते हैं। हाईएस्ट फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है ना। यहां पर खजुराहो टेम्पल है और यहीं पर 64 योगिनी टेम्पल है। 64 योगिनी टेम्पल बेटा, जो जिसको देखकर भारत का अपना पार्लियामेंट संसद भवन बनाया गया था, पुराने वाला संसद भवन। 64 योगिनी जो टेम्पल था है हमारा, उसकी कॉपी था। ओके, मध्य प्रदेश, यहीं पर खजुराहो टेम्पल्स हैं। यहीं पर विंध्याचल माउंटेन रेंज है। विंध्याचल माउंटेन रेंज साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को अलग करती है, बीच में है ना, जो गुजरात से बिहार तक फैली है, जिसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है सद्भावना, जो कि मध्य प्रदेश में है ना। विंध्याचल माउंटेन रेंज से बहुत सारी नदियां निकल जाती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, चंबल रिवर, शिप्रा रिवर, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर सतपुड़ा से मध्य प्रदेश से निकलती है ना। सोन नदी वहीं से जाती है। केन नदी, बेतवा नदी, ये सारी नदियां मध्य प्रदेश के विंध्याचल से यहीं से निकल जाती हैं। ओके, बात समझ में आ गई? इतने सारे स्टैटिक पॉइंट थे मध्य प्रदेश के, और इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। मंडला गांव पन्ना में मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। बेटा इस तरह से आपको जो जीएस है वो किसी भी चैनल पर और आपको नहीं मिल सकती, है ना। सारी चीजें मैं पीपीटी पे नहीं रखता, जो मुझे चीजें याद हैं वो चीजें मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसलिए एक क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन मैं आपको निकाल के देता हूँ, हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी और पॉलिटी के भी, है ना। तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलता है। इन सभी क्वेश्चंस को आप बेटा नोट करते हुए चलिए। करंट के साथ साथ हम स्टैटिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की क्लास का मजा देते हैं सभी सेशंस के अंदर। ओके, तो पढ़ने वाला बच्चा सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा बेटा। जिसने एक बार क्लासेस देख ली वो बच्चा बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा सेशन को। क्लासेस को पूरा देखिए। ओके, और पढ़ने वाले बच्चों के पास जरूर क्लासेस को शेयर कीजिए। ओके, चलो मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अल्मा मेटर हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किस न्यायाधीश को सम्मानित किया गया? रिसेंटली विच जज वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय अल्मा मेटर हार्वर्ड लॉ स्कूल। तो बेटा ये स्कूल किधर है? ये अमेरिका में है बेटा। किधर है? अमेरिका में। इन्होंने अपने इस चीज की लॉ की पढ़ाई की थी, अमेरिका में ये स्कूल है, और उसी स्कूल के द्वारा इनको अभी सम्मानित किया गया है बेटा। वैश्विक नेतृत्व के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। कौन ये चित्र आप में दिख रहा है, और ये चित्र है डीवाई चंद्रचूड़। ये चंद्रचूड़ है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं बेटा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन से? 50वें। ये 50वें न्यायाधीश हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के बेटा, है ना। इनको ये अभी मिला है। इन्होंने 1982 से 1983 में अमेरिका से LLM पूरा किया था। अमेरिका में स्कूल कौन सा था? जो कि आपको अभी दिख रहा है, एल्मा मेटर हार्वर्ड लॉ स्कूल। कब कंप्लीट किया था LLM अपना? 1982 से 83 में, है ना। नाम है डीवाई चंद्रचूड़। इनको ये पुरस्कार दिया है अमेरिका के स्कूल के द्वारा। सबसे बड़ा पुरस्कार उनके स्कूल की तरफ से, उनके संस्था की तरफ से डीवाई चंद्रचूड़ को मिला। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं बेटा ये। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूं, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की।
ओके, सुप्रीम कोर्ट। बेटा सुप्रीम कोर्ट और उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उसके बारे में आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? 124A। 124A में बताया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है बेटा आर्टिकल 124A के अंदर। इसी में बताया गया सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के बारे में हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? 124A, इसमें बताया गया। ओके, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है बेटा, है ना, पहले तो मैं आपको ये बताऊं सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हो सकते हैं? 33, एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी जो 32 हैं वो अन्य, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सैलरी कितनी होती है बेटा? 2,80,000। 2,80,000 सैलरी होती है मुख्य न्यायाधीश की। बाकी जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी होती है 2,50,000। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इनका चुनाव, इनको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। राज्यों के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलवाता है गवर्नर, राज्यपाल। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। सैलरी 2,80,000 होती है। कौन सा आर्टिकल है? 124A में इनके बारे में बताया गया होता है। 33 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 50 में ये मुख्य न्यायाधीश हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट के ये सभी जानकारी क्वेश्चन नंबर 4 में कंप्लीट होती है हमारी स्टैटिक पॉइंट के अंदर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हाल ही में कौन बन गए? चित्र में आपको दिख रहा है शुभमन गिल, है ना। शुभमन गिल ये बहुत ही उभरता हुआ सितारा है क्रिकेट जगत का भी, वर्ल्ड के अंदर, जो कि भारतीय हैं। शुभमन गिल, इन्होंने बेटा अभी कल परसों एक मैच खेला गया है वर्ल्ड कप का, न्यूजीलैंड और भारत का, जिसमें भारत ने पहली वर्ल्ड कप के इतिहास में न्यूजीलैंड को पहली बार हराया है। अभी तक वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया ने न्यूजीलैंड को नहीं हराया था, लेकिन अब हरा दिया है। और इस मैच में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है बेटा, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है अपनी 38 इनिंग्स में। 38 जो मैच खेले हैं उस 38 मैच में इन्होंने 2000 रन पूरे कर लिए हैं। तो वर्ल्ड में ऐसा कारनामा करने वाले, वर्ल्ड में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं शुभमन गिल। इससे पहले यह रिकॉर्ड 40 मैच में हाशिम आमला के नाम था। हाशिम आमला जो कि कहां के हैं? साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, साउथ अमेरिका के प्लेयर के नाम था यह रिकॉर्ड, है ना। अभी ये शुभमन गिल के नाम रिकॉर्ड हो चुका है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सबको नोट आपको करना है। ओके, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने अपना जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो काम है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी तक ये बाहर चले हुए थे क्योंकि डेंगू इनको हुआ था। अभी आते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका बन चुका है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास हरिमाऊ, ये हरिमाऊ सैन्य अभ्यास जो है बेटा ये स्टार्ट हो गया कौन से देश के साथ? भारत और मलेशिया के बीच में ये सैन्य अभ्यास शुरू हो गया। मलेशिया की कैपिटल होती है बेटा क्वालालंपुर, कैपिटल ऑफ मलेशिया। और ये सैन्य अभ्यास बेटा कहां पर स्टार्ट हुआ है? मेघालय में। कहां पर हुआ है? मेघालय में, है ना, मेघालय में। और हमारी राजपूत जो बैटेलियन है, राजपूत सेना की टुकड़ी है, राजपूत बैटेलियन सेना की टुकड़ी जो इसमें भाग लिया है। कहां पर? मेघालय में ये हुआ है बेटा स्टार्ट। और मेघालय के जैसा कि नाम से लग रहा, मेघ और आलय। स्टैटिक पॉइंट सुनिए यहां पर, दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड 1141 सेंटीमीटर पर ईयर। एक साल में 141 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मेघालय में होता है। मेघालय में वो जगह कौन सी है? वो जगह है बेटा मोसिन
राम। मोहसिन राम मेघालय के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। 1141 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है बेटा एक साल में, सबसे ज्यादा, है ना। कौन सी जगह है? मोहसिन राम। पहले जगह होती थी कि कौन सी? चेरापूंजी, वहीं पर है, लेकिन ये भी उसे थोड़ा सा दूर है। मोहसिन राम में ये जगह है ना, जहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। इतना ज्यादा रेनफॉल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ 3 माउंटेन, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। ओके, गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं बेटा। गारो, खासी, जैंतिया, 3 पहाड़ियां, यहां पर क्लाउड्स आके फंस जाते हैं, इसलिए जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश, इसलिए उनको यहां पर करानी पड़ती। बादल फंस जाता है, यहीं पर बारिश होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मेघालय के मोहसिन राम में होती है। ओके, मेघालय अपने तीनों तरफ से घिरा हुआ है असम से। कौन से राज्य से घिरा हुआ है? असम से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ उसको टच होता है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाल ही में किस स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है? बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सुनिए, उधमपुर जो सैन्य स्टेशन है, इसको ये अवार्ड दिया गया है बेटा। किसके द्वारा? जो भी आर्मी के हमारे अभी हेड चले हुए हैं, मनोज पांडे। आर्मी के अभी जनरल मनोज पांडे के द्वारा, जो सेना प्रमुख है, कौन? मनोज पांडे। मैं लिख देता हूं बेटा, मनोज पांडे के द्वारा ये पुरस्कार अभी ये स्टेशन का पुरस्कार जो है, ये कौन से स्टेशन को दिया गया? उधमपुर सैन्य स्टेशन को। ये भारत का प्रथम बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन होगा। और सेकंड का पुरस्कार मिला है देहरादून को। सेकंड का पुरस्कार मिला है बेटा देहरादून को, सेकंड। फर्स्ट किसको मिला है? फर्स्ट मिला है किसको? फर्स्ट मिला है उधमपुर को। ठीक है, जम्मू, उधमपुर। और फिर सेकंड मिला है देहरादून, उत्तराखंड। सेकंड पुरस्कार इसको मिला है। किसने? ये हमारे जनरल हैं मनोज पांडे, आर्मी के मनोज पांडे। इन्होंने ये पुरस्कार अभी दिए हैं। जहां पर ग्रीनरी आप देख सकते हो, तो उसके लिए फर्स्ट बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार उधमपुर को गया है। ओके, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस हाल ही में कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड? ऑन 24 अक्टूबर, है ना, 24 अक्टूबर। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को 1945 में कर दी गई थी। 1945 यहां पर कर दी गई थी। हेड ऑफिस किधर है बेटा? हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क। हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क, यूएसए। यहां पर हेड ऑफिस है बेटा। ओके, क्यों की गई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने सारे आदमी मारे गए थे। उस नरसंहार को देखते हुए, उस खून खराबे को देखते हुए, उस लड़ाई झगड़े को देखते हुए ये सभी देशों ने एक संगठन बनाया था जिसको नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशन, यूएनओ वगैरह, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये नाम इनको दिया गया था, है ना। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी। हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क। ओके, इसका नाम उस समय के यूएसए के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट के जरिए इनको ये नाम दिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का, है ना। इसके 6 अंग होते हैं बेटा। संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ जो अपना होता है, उसके 6 अंग होते हैं, है ना। थोड़े से मैं आपको बताऊं, जैसे महासभा, जैसे कौन सा होता है? जैसे महासभा होता है, सुरक्षा परिषद होती है, न्यायिक परिषद होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय होता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, न्यायिक परिषद इसमें होता है, सुरक्षा परिषद इसमें होता है, महासभा इसमें होता है। ये सभी इसके अंग होते हैं, संयुक्त राष्ट्र के अंग होते हैं। इसी में एक वीटो पावर भी होती है बेटा, है ना। इसके सुनिए, इसके अंदर कितने देश शामिल होते हैं? वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी 193 देश हैं। कितने कंट्री हैं? 193 कंट्री हैं। इसमें लास्ट जो कंट्री बनी वो था साउथ सूडान। अंतिम जो कंट्री बनी है बेटा, इसमें 193वां देश इसमें शामिल हुआ है, साउथ सूडान, अफ्रीका का कंट्री साउथ सूडान, है ना। इसके जो मेन सदस्य है ना बेटा, मेन जो इसको चलाते हैं वो 15 देश हैं। कितने देश हैं? 15 देश हैं।
ठीक है, कितने देश इसमें, फिर से लिखता हूं 15 कंट्री। इस 15 कंट्री में 10 ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं, है ना, 10 इसमें 10 देश ऐसे होते हैं बेटा जो कि अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी, और 5 देश इसमें होते हैं स्थायी, जो कभी चेंज नहीं होते। ये जो 10 देश है ये हर 2-3 साल में ये अलग हो जाते हैं, चेंज होते हैं बेटा, है ना, लेकिन ये जो 5 देश हैं ये अलग नहीं होते, ये हमेशा वही रहते, क्योंकि ये परमानेंट हैं, जिनके पास है बेटा वीटो पावर। इन 5 देशों के पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर, है ना, वीटो पावर क्या चीज है बेटा, वीटो पावर इन 5 देशों के पास है। मैं आपको पहले बताऊं कि वीटो पावर होती क्या। वीटो पावर एक नेगेटिव पावर होती है बेटा, जैसे कि 5 देश हैं, ये 5 देश में से कोई भी 4 देश किसी भी मुद्दे पर सहमत हो जाते हैं, एग्री करते हैं 4, लेकिन एक उससे डिसएग्री होता है ना, उससे सहमत नहीं होता, तो बेटा वो मुद्दा, वो प्लान उनका फेल हो जाएगा, वो प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा, क्योंकि एक देश उसमें शामिल नहीं है, एक देश उससे सहमत नहीं है। 5 के 5 देश वीटो पावर कंट्री, 5 की 5 ये सहमति होनी चाहिए इस 5 में, अगर एक भी उसके खिलाफ है तो वो काम पूरा नहीं होता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, पाकिस्तानी जो आतंकवादी संगठन है उसके हेड थे हाफिज सईद। तो 4 कंट्री ने तो मान लिया कि ये आतंकवादी संगठन के हेड हैं हाफिज सईद, लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जिसने बोला नहीं, ये तो अपना सामाजिक संगठन चलाता है, इसका तो एनजीओ है। तो बेटा 4 कंट्री कौन, देखो 5 कंट्री कौन है इसके अंदर, मैं आपको बताऊं, सुनिए, इसके अंदर 5 कंट्री है, एक तो यूएसए, है ना, एक है ब्रिटेन, एक है फ्रांस, एक है चाइना और एक है रूस। रसिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, ये 5 कंट्री हैं। तो बेटा हाफिज सईद के बारे में यूएसए ने बोला ठीक है आतंकवादी है, और ये ब्रिटेन ने भी बोला ठीक है, फ्रांस ने भी बोला ठीक है, रशिया ने भी बोला ठीक है, लेकिन चाइना ने बोला कि नहीं, ये तो एक अपना एनजीओ चलाता है, सामाजिक संगठन है, कार्यकर्ता है, इसीलिए उस पर बैन उस समय नहीं लग पाया था, हाफिज सईद पर उस समय बैन नहीं लग पाया था, क्योंकि एक देश ने मना कर दिया था। ठीक है, ये होती है वीटो पावर, सभी देश इसमें एग्री होने चाहिए। तो वीटो पावर बेटा 5 देशों के पास है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रसिया। ठीक है, ये 5 हैं, बाकी 10 देश इसमें चेंज होते रहते हैं बेटा। टोटल कंट्री इसमें 193, जिसमें लास्ट जो कंट्री बनी साउथ सुडान इसमें बनी थी। ओके, अभी इसके जो हेड हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाली हैं बेटा। कौन है ये, पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरस अभी इसके हेड हैं बेटा, किसके, संयुक्त राष्ट्र के हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाली हैं, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया गया, है ना। पोलियो आप समझ को पता है बेटा, पोलियो एक ऐसी बीमारी जो छोटे बच्चों में ज्यादा होती है ना। उसका पोलियो का जो टीका होता है वो लगाया जाता है बेटा। 6 हफ्ते का बच्चा होता है, फिर 10 हफ्ते का, 14 हफ्ते का जो टीका जो लगता है उसके साथ में पोलियो का टीका भी उनको बच्चों को लगाया जाता है ना। तो बेटा ये भारत में अंतिम पोलियो का जो मरीज था वो 2011 में देखा गया, 2014 में भारत पोलियो मुक्त कर दिया गया WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो गया। ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिसने पोलियो का जो टीका बनाया था उस टीम को लीड करने वाले की जयंती, उसके जन्म दिवस के ऊपर इसको मनाया जाता है। और बेटा वो कौन थे, वो थे जोनास साल्क। ये आदमी हैं जिन्होंने पोलियो का टीका जो बनाया उस टीम को लीड किया था जोनास साल्क ने। इनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है हर साल 24 अक्टूबर को। भारत में अंतिम पोलियो का जो केस था वो 2011 में था, 2014 में पोलियो मुक्त हो गया भारत, ऐसा बोला WHO ने। अभी पोलियो मुक्त है भारत। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस भारतीय को पहली बार बिम्स्टेक के प्रभावशाली पद पर
नियुक्त किया गया। पहली बार बिम्स्टेक का हेड कोई भारतीय बना है बेटा, वो है इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक, ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, ये एक संगठन है बिम्स्टेक। सुनिए, ये बिम्स्टेक एक संगठन है बेटा। ये बिम्स्टेक ये कब बना था? 1997 में बैंकॉक के अंदर। कहां पर? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर बना था। तब इसके 4 सदस्य देश थे बेटा। तब इसके 4 सदस्य देश थे। एक तो था अपना इंडिया, एक था बांग्लादेश, एक था श्रीलंका और एक था थाईलैंड। ओके, एक था थाईलैंड। ये 4 थे। तब इसका नाम था बिस्टेक। ओके, इसमें जब म्यांमार भी शामिल हो गया, म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम हो गया बिम्स्टेक। ओके, म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक हो गया, जैसा कि आप देख रहे हो। म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम हो गया बेटा क्या? बिम्स्टेक। ओके, ये नाम पड़ गया इसका। और 2004 में तो इसमें और भी कंट्री शामिल हो गई। 2004 में तो इसमें बेटा और कंट्री कौन सी शामिल हुई? 2004 में इसमें नेपाल और भूटान भी शामिल हो गया। 2004 में सुनिए, देखो मैं फिर से यहां पर नोट करता हूं सारी चीजें, आप इन सबको नोट कर लीजिएगा बेटा। ओके, 2004 में इसमें नेपाल व भूटान भी शामिल हुए। नेपाल और भूटान 2004 में इसमें शामिल हो गए। फिर इसका नाम फिर से चेंज हुआ। इसका नाम क्या हुआ? नोट कर लीजिए बेटा, काफी लंबा मैं बोल रहा हूं। इसका नाम क्या हो गया बेटा? इसका नाम हो गया बंगाल इनिशिएटिव। देखो नाम से देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है मैं फिर बोल रहा हूं, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रैकिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसका नाम हो गया पूरा बिम्स्टेक। इसमें नेपाल और भूटान के शामिल होने के बाद, है ना। तो अभी इसके फर्स्ट टाइम पहली बार कोई इंडियन इसके हेड बने हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन हमारे लिए। इंद्रमणि पांडे। ओके, आज की क्लास में इतना ही बेटा। काफी अच्छे क्वेश्चन थे हमारे, सबको आपको नोट करते हुए चलना है। काफी अच्छा सेशन था। देखिए, सभी क्वेश्चन को नोट करना है और जीके याद करने के लिए इनको बार बार रीड करना है आपको। हर तीसरे चौथे दिन में उस क्लास को रीड जरूर करिए बेटा, नहीं तो भूल जाओगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, चलो।